नमस्कार, मैं दिलीप सिंह एक बार पुनः मूल अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और यह संविधान के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार अर्थात मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। सबसे पहले हम इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लेखित प्राधिकृत प्रापाठ को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 का खंड 1 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। दूसरी बात कही गई है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित निकालने की शक्ति होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 के खंड 3 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इसी प्रकार खंड 4 में कहा गया है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद 32 के उक्त 4 प्रावधान क्या कहते हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 32 के खंड 1 के अंतर्गत, तो स्वाभाविक रूप से एक बात समझ में आती है कि यह है उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार। अर्थात किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था जिसके की मूल अधिकार का हनन हुआ है, वह उच्चतम न्यायालय में आवेदन देकर अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकता है। यदि हम इस प्रावधान की व्याख्या करें तो एक बात और सिद्ध हो जाती है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। चूंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का मॉडल अपनाया गया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के पास स्वाभाविक रूप से यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करे। जैसा कि हम देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। इसके अंतर्गत वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यहां मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय को ही यह रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, अपितु अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी यह रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में, तो उच्चतम न्यायालय का दायरा उच्च न्यायालय से सीमित है। उच्च न्यायालयों को जहां मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अधिकारों के बारे में भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ही ये रिट जारी कर सकता है। इन्हें हमने ब्रिटिश व्यवस्था से ग्रहण किया है। रिट का सामान्य अंग्रेजी भाषा में अर्थ था न्याय का झरना। ये रिट अंग्रेजी विधि से प्रेरित है और इन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में जाना जाता था। तो चलिए जानते हैं ये रिट क्या प्रावधान करती है। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। यह हैबियस कॉर्पस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका
शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार ये रिट उस परिस्थिति में जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की रिट जिसे परमादेश कहते हैं। इसे लैटिन भाषा के मैंडेमस शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों अर्थात सार्वजनिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों को जारी किया जाता है, किंतु परमादेश या मैंडेमस किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल सार्वजनिक या लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की रिट प्रतिषेध की, जिसे हम प्रोहिबिशन के नाम से भी जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। वास्तव में ये एक प्रकार की न्यायिक रिट है जो किसी न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है और उनसे किसी मामले में सुनवाई करने से प्रतिषेध करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, लोक पदाधिकारियों, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की रिट उत्प्रेषण रिट के बारे में। उत्प्रेषण रिट को लैटिन भाषा के सर्टिओरारी शब्द से प्रेरित माना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। इस रिट को एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण के बारे में सीधे पत्र जारी किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे उक्त मामले को उस संबंधित रिट जारी करने वाले अधिक न्यायालय के पास भेज दें ताकि वह न्यायालय उस मामले में सुनवाई कर सके। अंतिम प्रकार की पांचवी रिट को अधिकार पक्षा कहा जाता है जो कि लैटिन भाषा में क्यो वारंटो के नाम से जानी जाती है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो इसका आशय है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। अधिकार पक्षा किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अर्थात अधिकार पक्षा के माध्यम से किसी पदाधिकारी से यह पूछा जा सकता है कि उसके द्वारा दिया गया आदेश उसने किस अधिकार से जारी किया है। अधिकार पक्षा रिट के बारे में एक प्रमुख बात यह है कि यह किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की जा सकती अपितु किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी दायर की जा सकती है जिसका उस मामले से कोई सामान्य संबंध न हो। वास्तव में अधिकार पक्षा की रिट एक प्रकार से लोक पदाधिकारियों पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अनुच्छेद 32 के खंड 3 में एक प्रमुख बात यह गई है कि संसद को रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत खंड 1 और खंड 2 में जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को संविधान ने प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों में कटौती किए बिना अर्थात उच्चतम न्यायालय के उन अधिकारों में कटौती किए बिना संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने के अधिकार को अंतरित कर सकती है। वैसे देखा जाए तो अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालयों को प्रदान कर देता है, किंतु यदि संसद आवश्यक समझे तो किन्हीं अन्य न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों को भी संसद द्वारा ये रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के खंड 4 में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक उपचार, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा था, मूल अधिकारों के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए संविधान में इसके बारे में एक विशिष्ट प्रबंध कर दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन नहीं किया जाएगा। किंतु इसका एक अपवाद यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसको स्थगित कर सकता है। यद्यपि यह निलंबित नहीं किया जाएगा, किंतु स्थगित अवश्य किया जा सकता है। आज हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जाना। अगले भाग में हम विविध व्यावृत्तियों एवं विभिन्न विशिष्ट उपबंधों को की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।